हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट की सीरीज़। एग्ज़ाम डेट को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 10/09/2024 और शिफ्ट नंबर 3 है। और आज जो सेट नंबर हम करने जा रहे हैं, सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। एक चीज़ और याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे ये शिफ्ट रहती है। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको सिनोनिम बताना है जो बिल्कुल सही सिनोनिम बैठे इसके लिए। देखिए वर्ड क्या आया हमारे पास है, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले जो सिंपल सिंपल से हैं वो देखते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। फिर क्या देखा है? मिसक्यूट का मतलब क्या होता है? गलत उदाहरण, यानी रॉन्ग एग्जाम्पल दे देना, रॉन्ग एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, मिसजज का मतलब क्या होता है बताइए? गलत गलत निर्णय ले लेना, रॉन्ग जजमेंट। ठीक है, रॉन्ग जजमेंट। ठीक। अभी हमारे पास में एक वर्ड बचा है एसेस, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या बताना है? पेसिव वॉइस आपको बताना है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म आ रही है। टेल, बताइए टेल कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस आई एस आ जाए, तो आप जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अब आप क्या करते हैं? इज एम आर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बस इसी चीज को ढूंढना चालू करिए। सबसे पहले हैव बीन दिया गया है जो कि आउट हो गया है हमारे इसमें से। सेकंड वाले में आर टोल्ड दिया है, थर्ड वाले में भी आर टोल्ड दिया, फोर्थ में भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है। बाय हिस्टोरियन ये भी ठीक है। हाउ 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 ये भी ठीक है। दिस कंट्री ठीक है, दिस कंट्री ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ? वाज डिवाइडेड। सेकंड वाले पार्ट में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। सेकंड वाला पार्ट वैसी का वैसा ही रहेगा। जो भी चेंज था वो हम लोगों को यही शुरुआत में कर लिया। ये तो सब अदर वर्ड में जा रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना था। यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है, ये गलत हो गया। सेकंड वाला भी गया। अच्छा, थर्ड वाला तो सही रहेगा। फोर्थ वाले में हैड बीन दिया हुआ है, गलत है। तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 3। कंफ्यूजन ना सोचें कि सर इसको क्यों नहीं चेंज किया। आपने जब शुरुआत वाले पार्ट को चेंज कर दिया तो अगले वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों पार्ट नहीं चेंज होंगे। अच्छा, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है बताइए? जो जो मशीन से चल रहा हो, मशीनीकृत हो, यानी कि यांत्रिक हो। अच्छा, हम अब देख लेते हैं सारे के सारे वर्डों को क्या है। ईल्डिंग का मतलब क्या होता है? जो फर्टाइल हो, उपजाऊ हो। ठीक है। ऑटोमेटाइज ऑटोमेटाइज का मतलब क्या होता है? जो खुद चलता हो, सेल्फ स्टार्ट, स्वचालित हो, खुद ही चालू हो जाए जो। मैनुअल का मतलब क्या होता है? जिसको किसी के द्वारा जो जो खुद चालू नहीं होगा, किसी के द्वारा चलाया जाएगा मैन्युअली, मानव के द्वारा चलाया जाएगा तो मैन्युअली। अच्छा, सरोगेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, डेलीगेट जिसको बोले जाते हैं ना, प्रतिनिधि। तो अभी देखिए, कोई चीज मैकेनिक्स है, मशीन के द्वारा चल रही है, आप मतलब मशीन, मैकेनिकल्स का मतलब क्या? एक बार स्टार्ट कर दिया और चल रही है, खुद ही चल रही है। फिर एक मशीन ऐसी है जो मैन्युअली चल रही है, आदमी जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं चलेगी, इंसानों के द्वारा चलाई जाने वाली, तो वो मैन्युअली हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। इसमें जो वर्ड दिया गया है उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है और उसका सही आंसर आपको देना है। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक, किताब का एक छोटा सा हिस्सा, दैट लीड्स टू और एग्जाम एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जो क्या करता है? जो भी बुक का जो मेन हिस्सा होता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको क्या बोला जाता है? पहला है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब तो सभी को मालूम है कि निष्कर्ष होता है, ये लास्ट में रहता है। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीफेस, किसी भी चीज का स्टार्टिंग। पैराफेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की क्या किए जाए? ब्रीफ डिटेल हो किसी भी चीज की, ब्रीफ डिटेल, छोटी सी मतलब संक्षिप्त व्याख्या हो। उपसंहार
उपसंहार का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन ही होता है, जो लास्ट में दिया गया है हमारे पास, फर्स्ट में दिया गया है। अभी क्या बताना है हमको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसी भी किताब का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? प्रस्तावना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या दिया हुआ है? 5 में मेरे को पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में विल या शैल आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा सा फॉर्मूला आ गया सर, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगा, ये सब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखिए। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाइए। द कंपनी विल लॉन्च, ये हो गए दो इंपॉर्टेंट चीज, द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग दे इट वेरियस मार्केटिंग चैनल। चलिए तो अब एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। पहले वाले में वर्ग के साथ में बीइंग लगा हुआ है, जो कि गलत हो गया हमारा। सेकंड वाले में विल के साथ हैव लगा हुआ है, जो कि गलत हो गया हमारे पास। थर्ड वाले में विल बी और थर्ड फॉर्म दी गई है। अब थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, चेक करते हैं सही क्या गलत क्या है। फोर्थ वाले में वॉज लॉन्च दिया गया है, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी आपको टेक्निक बताया ना, विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, तो विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है पैसिव वॉइस। देखो देखने में कितना डरावना लग रहा है, लेकिन इसके आंसर्स कितने इजी इजी से आ रहे हैं। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर वर वंडर स्टक बाय द डैश ऑफ कॉइन। देखिए ग्रुप, जो यात्रियों का जो ग्रुप था वो क्या है कि काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया जब उन्होंने क्या देखा? कॉइन देखा। अब वो कॉइन में क्या था, उसने किस तरह का कॉइन देखा? वाइट का मतलब तो सफेद होता है। वेट का मतलब क्या होता है? किसी का इंतजार करना, वेट करना किसी का। और इस वेट का मतलब क्या होता है? वजन होता है किसी चीज का। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। अब मुझे एक चीज बताइए कि उन्होंने किस चीज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे? सिक्के का वजन देखकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भाई इतना वजनदार सिक्का। क्वेश्चन 7 पर आइए। देखिए बेटा, मैं अपने वीडियोस को थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, उसका एक रीजन है। आपके पास एग्जाम में है 25 क्वेश्चन, और हम 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 1 घंटे में करेंगे, तो क्या खाक हम आपका सिलेक्शन करवा पाएंगे? कोई सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। 25 क्वेश्चन है, आप 30 मिनट ले लीजिए और 35 मिनट ले लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास अब इतना टाइम है ही नहीं कि वो 1 घंटे के वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व हों, है ना। स्पीड मेंटेन अभी से करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिकैप करके दोबारा से देखिए। प्लीज वेस्ट टाइम ना करें। 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा वीडियो देखा जा रहा है, क्या मतलब निकल रहा है? तो ये टाइम पास नहीं होता भैया, मेरे से होता ही नहीं है ये टाइम पास, क्योंकि मैंने खुद सीजीएल दिया है, मैंने क्रैक भी किया, प्री निकाला, मेंस मेरा नहीं निकला। सीधी सी बात है, टाइम मैनेजमेंट की कमी थी, है ना। और मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जो बच्चा रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहा है, जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होना है। जो केवल सिलेबस के पीछे पड़ा हुआ है ना, सिलेबस वालों के कभी सिलेक्शन नहीं होते, मैंने देख लिया। वो सिलेबस में फंसे रहते हैं, बढ़िया रजिस्टर बनाते हैं कलरफुल, वो उसी में फंसे रहते हैं, उनके 2-3 साल उसी में जाते हैं, बाद में उनको समझ में आती है कुछ कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी पी क्यू आर एस इस तरह के सेंटेंस आ जाएं, आपको सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढना होता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होती है, मेन वर्ब ढूंढनी होती है, देन ऑब्जेक्ट। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एंड तो कोई वर्ब नहीं होती, तो क्यू से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता है। अब ओ एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, ये संभावना है कि ये सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा आर, आर से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो ये भी संभावना है। अब हमको फैसला लेना है कि कौन सा वाला हमारा सही पार्ट बन पा रहा है। तो देखिए अगर मैं आर से पढ़ता हूँ, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट डैश टेक्नोलॉजी हैज़, देखिए कनेक्ट लग रहा है, कनेक्ट के बाद में अगर मैं टेक्नोलॉजी लगाता हूँ फिर हैज़ आ रहा है, तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम्युनिकेट ऑलरेडी वर्ब है, कनेक्ट भी ऑलरेडी वर्ब है, टेक्नोलॉजी चलो एक नाउन हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये मेरे को आर के बाद में पी का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल गलत है। ओ से तो सेंटेंस, चलिए ओ से ट्राई करके देखते हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, फिर आर आ रहा है वी, अवर लाइफ के तुरंत बाद में वी आ रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, जो बिल्कुल सही बैठेगा। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, ये फर्स्ट हो गया।
फिर ओ आएगा एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति ला दी है। फिर आ गया क्यू, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, और उसने ट्रांसफॉर्म किया, बदलाव लाया है, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, जब हम लोगों से कनेक्ट करते थे, जैसे बातचीत करते थे, उसमें बदलाव लेकर आए हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको एंटोनिम्स बताना है वर्ड का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, और वर्ड है एग्जिट, यानी जो एग्जिट का मतलब होता है बाहर की ओर जाना, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, तो अब अंदर की तरफ आना है, बताइए। हाउस का मतलब घर होता है, तो ये नहीं होगा। एंट्री मतलब अंदर की तरफ आना, आगमन होना, यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एंटोनिम्स बताना था। रोड का मतलब सड़क, ये गलत हो गया। सेरेमनी का मतलब होता है कोई अवसर हो, कोई त्योहार पर्व हो, ठीक है। देखिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि 2024 के अंदर इतना इजी इन्होंने पूछा था प्रीवियस ईयर के अंदर। आप बिलीव कीजिए एसएससी सीजीएल का प्री निकालना बेहद आसान है, अगर आपने प्रीवियस 5 साल का डेटा कवर कर रखा है तो। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, इंग्लिश, तो मैं अपने सब्जेक्ट में ही बताता हूँ। मेरे सब्जेक्ट में अगर आपको क्रैक करना है तो पिछले 5 साल का डेटा उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। गारंटी दे रहा हूँ आपके 25 क्वेश्चन में से आपके 18, 19, 100% करेक्ट होंगे। और अगर बहुत अच्छे हैं आपकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो पॉसिबिलिटी ये है 22 भी आएंगे, 23 भी आएंगे, है ना। जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो ऑफलाइन वाले बैच में, वो लाते हैं, मैं उनका पेपर सेट देता हूँ, मैं उनको हफ्ते में 3 पेपर सेट में सॉल्व करवाता हूँ, और वो लाते हैं, वो 22 प्लस लेकर आते हैं। वो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, होगा, क्यों नहीं होता है, होता है सिलेक्शन भाई, और हुआ है कई बच्चों का सिलेक्शन। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वॉइस का कुछ इशू लग रहा है मेरे को, तो मैं अभी 1 मिनट आपको चेक करके बताता हूँ ठीक ठाक है कि नहीं आवाज़। आई थिंक सब कुछ ओके है यहाँ पर, और मुझे लग रहा था थोड़ा सा कहीं कुछ इशू है इसके अंदर। चलिए हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्ट मिसलीडिंग नैरेटिव्स ऑन पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज टू इंक्रीज व्यूअरशिप। देखिए मीडिया आजकल क्या कर रही है कि कुछ ऐसे गुमराह करने वाले, मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, गुमराह करने वाले, गुमराह करना, ठीक है, गुमराह करने वाली बातों को फैला रही है पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज की, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख सकें। तो गुमराह करने का मतलब क्या हो गया, राह से भटकाना। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, कोई स्पष्ट हो, ऑनेस्ट हो, जैसे कैंडिडेट। सिंसियर का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, सिंसियर हो पढ़ाई के अंदर, ठीक है। ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, सिंसियर का एक मीनिंग ऑनेस्ट भी होता है। अच्छा, ट्रू का मतलब क्या होता है, सत्य होता है, जो बिल्कुल राइट हो, ट्रू हो, ट्रू फॉल्स। एक वर्ड मिल गया हमें, मेंडाशियस। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो मेंडाशियस का मतलब भी क्या होता है, किसी को मिसलीड करना, किसी को गुमराह करना, रास्ते से भटकाना। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको क्या बताना है, ईडियम्स बताना है, एक मुहावरा है, उसका आपको मीनिंग बताना है प्रॉपर। क्या बोला गया है, केयर अ हैंग। अब केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है कि हैंग का मतलब लटकाना होता है, केयर का मतलब होता है परवाह करना। तो अगर आप किसी की ज़्यादा परवाह करते हैं तो टेक केयर करते हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तो चिंता को लेकर आपने टांग दिया, यानी अब मैं चिंता नहीं करूँगा, तो मेरे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शोइंग नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, यही होता है, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन 11 पर। 11 में क्या दिया हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, और क्या बोला गया है, सिलेक्ट द वर्ड मीन्स द सेम एज अ ग्रुप। सेंटेंस पढ़ेंगे पूरे को। चॉइस बिटवीन टू सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव। इस सेंटेंस में से, इसको पढ़ने के बाद में आपको इनमें से एक वर्ड का मीनिंग टिक करना है। कुल मिला के मैं बताऊं ना, ये क्या दे दिया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया है आपको, और उसका देखो क्या नया नाम दे दिया है, सेम एज द ग्रुप ऑफ। बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा कहेगा सर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं आया था। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, तो ये नहीं हो सकता। डिफिकल्टी का मतलब परेशानी, ये भी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर डाउट होना। और सुनिए, अगर ऐसी कंडीशन हो कि टीम ए खेल रही है, टीम बी खेल रही है, दोनों ही आपके फ्रेंड हैं, आप किसी एक टीम पे नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी एक टीम पे का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी जो दुविधा की स्थिति होती है, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि सर मैं दिल की सुनूं कि सर मैं अपनी माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूं, तो जब दिल और माँ का कनेक्शन बीच में फंस जाए तो हम क्या बोलते हैं, दुविधा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
मैंने ऐसे ही याद किया था, मैं भूल जाता था डिलेमा का मतलब क्या होता है। मैं दिल की सुनूं कि अपनी माँ की सुनूं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हूँ, दुविधा में हूँ। बाकी दिल से आप लोगों ने तकाजा लगा लिया होगा मैं किस दिल की बात कर रहा हूँ। आप बहुत नेक्स्ट लेवल पर हैं, हो सकता है आप इस मामले में श्री श्री 1008 भी हो ना। चलिए खैर, लाइफ में लोग आते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर आप सफल हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप असफल है ना, तो आपको ना लोग कचड़े का डब्बा समझेंगे और कुछ भी आपके ऊपर फेंक जाएंगे। आप एक बार सफल हो जाओ ना, कचड़े का डब्बा उन्हीं के ऊपर गिरने लगे तो कहना लौट कर। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, एक बंद जगह में, छोटी जगह में बंद होने का डर। एक छोटी जगह है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि बंद हो जाएंगे, डर है। तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास में, फोटोफोबिया। अच्छा, फोटोफोबिया में क्या होता है, फोटो का मतलब देखिए क्या होता है, चित्र होता है। क्या होता है, चित्र। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइट का डर लगेगा। आपको कैसा लगेगा कि लाइट से डर लगेगा, फियर ऑफ लाइट कह सकते हैं, रोशनी का डर, फियर ऑफ लाइट। ये किस में देखने को मिलेगा, फियर ऑफ लाइट, जैसे चमगादड़ है, बैट है, तो बैट क्या अंधेरे में देखते हैं चमगादड़, है ना, वो दिन में नहीं देख सकते, तो उनको फियर ऑफ लाइट होता है। चले, अब अगला देखिए हमारे पास में नेक्स्ट है ऑप्टोफोबिया। अब ऑप्टोफोबिया में क्या होता है कि फियर ऑफ ओपनिंग आईज। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कभी कभार कोई बच्चा इतना ज़्यादा डर जाता है तो वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको ऐसा लगता है कि बस खतरा टल गया है। अक्सर ये कबूतर के संग में होता है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है, उसको आंखें खोलने में डर लगता है। तो जब कभी आपको आंखें खोलने में डर लगे कि कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टोफोबिया। नेक्स्ट है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के अंदर होता है भीड़ से डर लगना, भीड़ है बहुत ज्यादा, उससे डर लग रहा है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि छोटे कमरे में या छोटे स्थान पर बंद होने का डर। क्या बोलेंगे, छोटे स्थान में बंद होने का डर। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बंद होने का डर है कि कहीं लिफ्ट गिर नहीं जाए, कहीं बंद नहीं हो जाए लिफ्ट, तो ये इसका डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज मेन डैश विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर। तो भैया हमें क्या बताना है, मिस स्पेल्ट बताना है, आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। बहुत फ्री हिट क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। यहां पर एक अंडरलाइन किया गया है, इस अंडरलाइन की जगह पर आपको इनमें से एक फ्रेज का यूज करना है। और देखिए ये जो पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मुहावरा पूछ लिया गया है, ईडियम्स पूछ लिया गया। अब देखो नाम लिख के तो नहीं आ रहा है ईडियम्स, लेकिन देखो कैसे ईडियम यूज होने वाला है। देखिए, टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, दूसरे को सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता देना, ओनली फॉर एंजॉयमेंट, केवल मनोरंजन के लिए, इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छी आदत नहीं है। यानी कि राज को उजागर करना, क्या करना, राज उजागर करना। और राज उजागर करने के लिए हमने कौन सा फ्रेज पढ़ा है, स्पिल द वर्ड्स नहीं, स्पिल द कैट्स नहीं, स्पिल द बीन्स, राज उजागर कर देना, यही फ्रेज होता है ईडियम एंड फ्रेजेस में। ठीक है, स्पिल द बीन्स, बीन्स का मतलब होता है दाने या दलहन गिर गई आपसे, जैसे मूंगफली के दाने आपसे फैल गए नीचे, स्पिल द बीन, राज उजागर हो गया, कह रहे वो तो मूंगफली के दाने लाया है क्लास के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 15 पर आते हैं और आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग का फैसला लेना है। तो पहला वर्ड है वोलिप्टस, दैट इज ओके। वोमिटस ये भी ठीक है, वर्मीनियस ये भी ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, अभी चेक करता हूँ मैं क्या होना चाहिए। वर्मीनियस ये भी ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, ये फर्बिलिटी की हमको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, इसी की स्पेलिंग गलत है। अभी मैं थोड़ा सा इनके सबके मीनिंग बताता हूँ और स्पेलिंग भी करेक्ट करके बताता हूँ मैं। पहला जो है वर्ल्पिटिस का मतलब होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट होना कामुक दृष्टि से। ठीक है, मतलब किसी की तरफ अट्रैक्शन होना। नेक्स्ट है उल्टी, वोमिट का मतलब क्या हो जाता है, किसी के ऊपर उल्टी कर देना, वोमिट करना। वर्मिनेस का मतलब क्या होता है बताइए, ये होते हैं इंसेक्ट, होते हैं ना इंसेक्ट, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो इंसेक्ट्स वर्मिनेस होता है। अच्छा, फर्बिलिटी की स्पेलिंग गलत है, इसको पहले मैं कर, वेरीफाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, तो कैसा होगा, वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी ये होनी चाहिए सही स्पेलिंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सत्य, क्या होता है, सत्यापन, किसी चीज का क्या करते हैं, सत्यापन, और टी वाई लगाए तो नियता हो जाएगा, सत्यापनीयता। ठीक है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ता हूं आगे की तरफ बेटा, देखिए बहुत ध्यान से।
दे कुड ऑलवेज स्टे इन एंड और गो फॉर अ वॉक। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है, इसकी जगह पर एक नया वर्ड रखना है जिससे हमारा प्रॉपर मीनिंग आ सके और ग्रामर भी सही हो सके। तो मैं आपको एक याद दिला दूं, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कंजंक्शन चैप्टर में। सर कौन सा, कुछ याद आ गया कंजंक्शन में? देखिए नाइदर के साथ में क्या आता है, नॉर आता है, तो यहाँ तो और लगा हुआ है तो ये तो कैंसिल हो गया। हैड बेटर के साथ में आगे की तरफ कभी कभी हम देन का यूज करते हैं तो ये भी नहीं होगा। नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, बट आल्सो आता है, तो बट आल्सो तो है नहीं है। ईदर के साथ में क्या आता है, और आता है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आया है ये, और पढ़ाया है बेटा मैंने ये क्लास में। कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर नहीं पढ़ाया था, मेरे पास अब प्रूफ है। पहले तो आप जब पेपर एग्जाम देकर आए तब आपने क्या बोला कि अरे सर कुछ नहीं आया, अरे सर कुछ नहीं आया, अरे सर कुछ नहीं आया। अब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मेरा तो रजिस्टर बना हुआ है, मैं तो रजिस्टर में से चेक कर रहा हूँ, वही रजिस्टर मैंने आपको बनवाया। आप बस पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ नहीं रहे हैं तो बेटा मैं क्या कर दूं बताइए, पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी टीचर के नोट से पढ़ लीजिए, देखिए सभी जगह पे कंटेंट एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सभी लोग पानी पी रहे हैं, सभी लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सरसाइज कम करता है, कोई एक्सरसाइज ज्यादा करता है, बस इतना सही अंतर है। सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। तो पहले टेंटलेस का मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें कोई दोष नहीं हो, दोष रहित, जिसमें कोई गलती ना हो। डूबियस का मतलब क्या होता है, इसमें होती है डाउटफुल कंडीशन, डाउट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। फ्लॉड का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक हो, फुल ऑफ मिस्टेक। और फॉल्टलेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें गलती मिस्टेक के ही, जो गलती ना करता हो, विदाउट मिस्टेक, है ना। एररलेस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एररलेस, इसमें गलती ना हो। ऑप्शन नंबर 3 सिनोनिम्स बताना था हमको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। अब ये ग्रामर वाला पार्ट आ गया, जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं उनमें से आपका एक फाइनल आंसर आना है। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। आपको मैं बता दूं छोटी सी चीज, आप लोगों ने बिटवीन के साथ में क्या पढ़ा है, एंड आता है। ऐसे ही फ्रॉम के साथ में क्या आता है, टू आता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है एज ए कंजंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर एज ए कंजंक्शन भी काम कर सकता है और एज ए प्रपोजिशन भी काम कर सकता है। तो स्टिल जो वर्ड है, इस स्टिल वर्ड को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, TO टू होना चाहिए। फ्रॉम के साथ में टू आता है, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वाज 23। अच्छा एज देखिए कंजंक्शन है बीच में। अब देखिए यहां पर माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिज, मेरी जो सिस्टर है जूलियट उनकी शादी हो गई है। एज ये शी होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ वर्ब है ना, वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ शी वाज 23, ये फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 20 वाले में, अब बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसको हटाकर मैं कौन सा ऑप्शन सेट कर सकता हूं, देखना है मेरे को। मायरा हैज एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। मायरा की क्या है, मैथ्स में एबिलिटी है। भैया मैथ्स में एबिलिटी होती है कि एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, योग्यता। मैथ्स में क्या होता है, योग्यता होती है। अच्छा एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, कुशाग्र हो किसी चीज के अंदर। एटीट्यूड का मतलब तो आपको पता ही है, किसी का दृष्टिकोण हो, है ना, उसका एटीट्यूड अलग है, किसी का दृष्टिकोण हो, देखने का नजरिया हो। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अभी क्या होगा, अब मैंने तो भैया ये पढ़ा है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसलिए मैंने इसका आंसर यही लगाया, ऑप्शन नंबर 2। लिख देता हूँ, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ऑप्शन 2। अरे कंप्यूटर महाराज 1 मिनट साइलेंट हो जाओ, पढ़ाने दो, वायलेंट मत हो। हमारे कंप्यूटर महाराज क्या है, वायलेंट हो जाते हैं कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते। ये क्या है, चलती नहीं है। डोंट वरी, चलेंगे भी दौड़ेंगे भी, अब पेपर आ गया है, चलना भी पड़ेगा दौड़ना भी पड़ेगा। As a result of the COVID-19, the quick dash to the digital training has exposed the hazards of the students' disengagement and resulting consequence of the lower student performance across dash courses। देखिए कोविड 19 आया, कोविड 19 से पहले हम लोग क्या करते थे, पेन एंड पेपर है हमारे पास में,
किताबों के हेल्प से पढ़ते थे। कोविड-19 आया, तुरंत ही हमको समझ में आ गया टेक्नोलॉजी का महत्व। नए नए टीचर यूट्यूब पर आ गए, जंप कर दिया उन्होंने और फेमस हो गए। अब पढ़ाई कैसी हो रही है? डिजिटली। कोचिंग्स में ऑफलाइन में बच्चे कम रहते हैं, ऑनलाइन पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं। अब ये अचानक से जो बदलाव हुआ उससे कई सारी मिसमैनेजमेंट हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कमी आई। जैसे बड़े बच्चे तो कम पढ़ रहे थे मोबाइल से, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी के, उनके लिए मोबाइल सेफ नहीं है। उनको तो टीचर की ही ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सभी बच्चों को, इवन 12th तक सभी बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। देन आप कॉलेज में पढ़ लीजिए, मेरा एक पर्सनल व्यू है, क्योंकि उस समय आपको सख्त ज़रूरत होती है टीचर की। ऑनलाइन रील्स की ज़रूरत नहीं है आपको। तो भैया बताएंगे जल्दी जल्दी क्या हुआ था इस समय, हम लोगों ने क्या किया था? ट्रांजिशन, तुरंत ही बदलाव हुए थे। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। एंड तो नहीं हो गए थे, सेट नहीं किया था। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह पे ठहर जाना, ठीक है, ठहराव होता है, स्टॉप होता है। तो स्टॉप तो नहीं है, लेकिन हमने ट्रांजिशन किया था। हमारी जो इंफॉर्मेशन हो रही थी, क्या हम ट्रांसफर हुए थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा 21। 22 पर आ जाइए। अब देखिए उसके कई सारे रिजल्ट हुए ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द कोर्सेज। अब कई सारे कोर्सेज आए जिसमें क्या हुआ, बच्चे प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे थे। तो लिमिटेड कोर्सेज में नहीं पढ़ पा रहे थे ऐसा नहीं, फ्यूअर थोड़ा सा नहीं, पर्टिकुलर किसी खास कोर्स में प्रॉब्लम हो रही थी नहीं, उनको लगभग पढ़ने की सभी जगहों पे प्रॉब्लम हो रही थी। ऑप्शन नंबर 22। नेक्स्ट आ जाएंगे, द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए क्या बोला गया है, लेटेस्ट। लेकिन जो अभी इस समय जो हुआ, लेटेस्ट जो प्रॉब्लम हुई उसने क्या कर दिया, पूरे संसार में जो मिलियन ऑफ पीपल थे उनके एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। तो बताइए क्या समस्या आई थी हमारे जीवन में? देखिए सबसे पहली बात हम पर चर्चा करेंगे एपिडेमिक की। जो एपिडेमिक वर्ड है, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। कोई छोटे से एरिया में अगर बीमारी हो रही हो तो एंडेमिक है, लेकिन अगर किसी शहर में कोई बीमारी फैल गई हो तो वो एपिडेमिक है। लोकल का मतलब तो स्थानीय होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? विश्व महामारी। जैसे कोरोना चारों तरफ फैल गया, विश्व महामारी। ठीक है। तो देखिए स्थानिक में क्या होता है, छोटा सा एरिया होता है। लोकल सबसे छोटा एरिया, स्थानिक थोड़ा बड़ा एरिया, एपिडेमिक थोड़ा सिटी में आ गए, और सिटी से अगर पूरे संसार में फैल जाए तो वो कहलाता है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक फैला था हमारे पास, विश्व महामारी फैली थी कोरोना। ठीक है। न्यू अप्रोचेज एंड द इम्प्रूवमेंट इन दिस स्कूल सिस्टम्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। स्कूल के अंदर नए तरह के सिस्टम्स की जरूरत पड़ी, नए तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। देखिए पहले कैसे होते थे, ब्लैक वाला बोर्ड होता था, चौक से लिखते थे। फिर व्हाइट बोर्ड आने लगे, अब डिजिटल बोर्ड आने लगे हैं हमारे पास में। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, द स्ट्रेटजी में एक्सरबेट द एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी डिस्पैरिटीज। देखिए क्या हो रहा है, अचानक से इस बदलाव के कारण कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग अभी भी प्रॉपरली जो है डिजिटल बोर्ड नहीं चला पाते हैं, या कहीं कहीं तो ऐसे हैं, इवन जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर मोबाइल को नहीं प्रॉपर ऑपरेट कर पाती। उनको अगर हम यूट्यूब लगा के देते तो दैट्स वो रील देखती रहेंगी, उनको खाने पीने की रील बहुत पसंद है तो वो देखती रहेंगी। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ और कर दूं, कहने के लिए कह दूं, तो मैंने बोला कि चलो उसको डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब पे सर्च कर या कहीं पे जाकर सर्च कर लीजिए, वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि समय लगता है। ऐसे बच्चे भी अब इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, बच्चे सिर्फ गेम्स निकाल लेंगे, गेम खेल लेंगे, लेकिन अगर आप उनके अलावा उनसे बोलेंगे तो वो नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। मोर देन 500 millions students at very level around the world were forced to dash study। देखिए 500 मिलियंस तक स्टूडेंट्स, 500 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट को अलग अलग लेवल पर संसार में पढ़ने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है। तो पहले देखेंगे हम लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं चेक कर लूँ बेटा। कैरी ऑन का मतलब तो होता है जारी रहना, ये तो ठीक है। रीओपन का मतलब पुनः खोलना, रिज्यूम का मतलब पुनः चालू करना। हाँ, क्या किया जा रहा है 500 बच्चों को, अच्छा एक मिनट पहले और पढ़ना पड़ेगा। दीज चेंजेस विल कंटिन्यू टू कॉज द सम इनकन्वीनियंस बट दे विल फॉस्टर इनोवेशन। देखिए इसके अंदर आंसर आएगा सस्पेंड, यही हमारे पास में प्रॉपर आंसर हो सकता है कि अब क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्टडी के अंदर अलग अलग लेवल पर 500 मिलियन बच्चों को हम लोग भेज रहे हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, उस तरफ को बढ़ा देना, आगे की ओर बढ़ा देना।
तो these changes have caused and will continue to cause some inconvenience, but they will foster innovation and future reform inside the education system. देखिए, एक चीज का फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, जैसा आज भी कई गवर्नमेंट टीचर हैं, वो प्रॉपर ऐप नहीं चला पाते हैं, प्रॉपरली ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनको अभी नहीं आता ऑनलाइन पे पढ़ाना। कई सारे गवर्नमेंट टीचर ऐसे हैं, तो अब वो सीख रहे हैं। जब वो सीख रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे, उनको भी आएगा अच्छे से। ठीक है, तो एक बेनिफिट भी हुआ और हमारे पास में डिसएडवांटेजेस भी हुआ। ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, the pile of the effect and the coronavirus can have long-term consequences of the school, notably most vulnerable children. Dash basic core learning, reading, maths, language has weak begin with face a significant risk of the regression. देखिए, कोरोना काल में क्या हुआ, हम परेशानियों के ऊपर बैठे हुए हैं, परेशानियों का बहुत बड़ा पिटारा लग गया। ज्यादातर बच्चों ने क्या हुआ, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा कि बच्चे लिखना भूल गए थे। जैसे छोटे बच्चे थे वो रीडिंग करना भूल गए थे, मैथ्स की कैलकुलेशन भूल गए थे। कई बच्चे तो लैंग्वेजेस प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वो बच्चों से नहीं मिले, दूसरे फ्रेंडों से नहीं मिले, स्कूल से नहीं मिले। अब पेरेंट्स से भी कितना बात करेगा बच्चा, है ना वो। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता है, तब उसको समाज के बारे में पता चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। ड्यूरिंग कोविड-19, मिलियन ऑफ द चिल्ड्रन हुज राइट टू एजुकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन वायलेटेड। और कई सारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, उसका क्या हुआ, हनन हुआ, नुकसान हुआ। पर्टिकुलरली गर्ल्स का आर एक्सपोज टू द ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बींग हैजार्ड्स, बोथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल। देखिए, इसमें कई गर्ल्स के बारे में बताया गया कि गर्ल्स का जो है उनकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि सभी की हेल्थ पर असर पड़ा। सभी लोग कोरोना काल में अपने घरों में थे, फिजिकली इतना मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। चलो, जिनके घर के सामने जगह है वो तो जा पा रहे थे, लेकिन जिन लोगों का एक कमरे का घर है, उनका संसार ही एक कमरे के अंदर ही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, है ना। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में 25 का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, हुज, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बेटा, आज हम लोगों ने ये सेट भी कंप्लीट कर लिया है। कल रात को 9 बजे मैं दोबारा मिलूंगा आपको एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई वैल्यूज़ के साथ में। तब तक सारे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो और मुझे भरोसा है कि आप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सिलेक्शन होने के बाद में अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके भेजना, तभी हमको भी सुनने में भी अच्छा लगेगा।